तो आज हमारे पास जो सामग्री है वो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के फैंस के लिए मतलब किसी सौगात से कम नहीं है। बिल्कुल। हम एक कह सकते हैं एक संभावित अगली कड़ी की कहानी पर बात करने वाले हैं, पठान 2 द साइलेंट कोड। हाँ, और ये साफ कर देना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई ऑफिशियल कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल। ये एक बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया क्या होता अगर वाला एक सिनेरियो है जो इस यूनिवर्स के किरदारों और उसके नियमों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हाँ, तो चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि जिम पर जीत के बाद पठान के लिए आगे का रास्ता कैसा हो सकता है। और इसकी शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है। अच्छा। बिल्कुल। कहानी जिम की हार के 1 साल बाद शुरू होती है और एक नए तरह के खतरे को पेश करती है। दिलचस्प सवाल ये है, एक सैनिक जो हमेशा गोलियों, बमों और शारीरिक ताकत से लड़ता आया है, हाँ, वो उस दुश्मन का सामना कैसे करेगा जो अदृश्य है, जो दीवारों के पार देख सकता है और जो मतलब विचारों की गति से हमला करता है। अरे वाह, ये तो सीधे सीधे पुराने जमाने की जासूसी को नए जमाने की तकनीक से टकराने जैसा है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी की शुरुआत में पठान और रुबाई यूरोप में एक शांत, गुमनाम जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। जिम के बाद पठान को एक नई जिम्मेदारी मिली है। वो JOCAT नाम के एक प्रोग्राम का नेतृत्व कर रहा है। एक मिनट, JOCAT, ये नाम तो नया लग रहा है। ये क्या है? क्या ये जिम वाले हादसे के बाद बनाया गया कोई स्पेशल यूनिट है? हाँ बिल्कुल, इसका पूरा नाम है जॉइंट ऑपरेशंस कमांड फॉर एसिमेट्रिक थ्रेट्स। ओह, ओके। आसान भाषा में कहें तो ये उन खतरों से निपटने के लिए बनी एक एलीट टीम है जो पारंपरिक नहीं है। जैसे साइबर हमले? हाँ, साइबर हमले, डिजिटल आतंकवाद या बायो वॉरफेयर। पठान को इसका हेड बनाना ये दिखाता है कि कर्नल लूथरा और उनका सिस्टम भी अब समझ रहे हैं कि दुनिया बदल रही है। लेकिन जाहिर है ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली तो नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। उनकी ये शांति तब भंग होती है जब ऑपरेशन सिटाडेल पर हमला होता है, और ये कोई मामूली हमला नहीं है। ऑपरेशन सिटाडेल, स्रोतों के हिसाब से ये दुनिया का सबसे सुरक्षित डेटा किला है। सिर्फ सुरक्षित नहीं, इसे अभेद्य माना जाता था। सोचिए, ये सिर्फ एक सर्वर रूम नहीं है। इसे बचाने के लिए बायोमेट्रिक स्कैन, AI वाले डिफेंस सिस्टम और सबसे बढ़कर एक एयर गैप्ड नेटवर्क का इस्तेमाल होता था। एयर गैप्ड मतलब ये इंटरनेट से भी कटा हुआ था? पूरी तरह से। फिर भी कोई अंदर घुस गया, ये नामुमकिन जैसा था, और यही बात इसे इतना खतरनाक बनाती है। और हमले का तरीका भी काफी डरावना है। कोई विस्फोट नहीं, कोई अलार्म नहीं। स्रोत इसे कहते हैं मशीन में भूत की तरह एक खामोश सेंध। बिल्कुल, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई और दुनिया की सबसे संवेदनशील जानकारी चोरी हो गई। और इस भूत के पीछे है कहानी का नया विलन, द आर्किटेक्ट। द आर्किटेक्ट। और यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि ये जिम का एकदम उल्टा है। अच्छा, कैसे? देखिए, जिम को बदला लेना था, है ना? उसका एक बहुत पर्सनल मोटिव था। हाँ, बिल्कुल। आर्किटेक्ट को उसे ना पैसा चाहिए ना सत्ता। उसका लक्ष्य बहुत बड़ा और ज्यादा खतरनाक है। क्या? पूरी दुनिया में अराजकता, chaos। मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह से गिरा देना। तो ये एक तरह से जोकर जैसा है। कुछ लोग बस दुनिया को जलते हुए देखना चाहते हैं वाला मामला। हाँ, लेकिन एक फर्क है। जोकर का मकसद सिर्फ अराजकता था, वो उसका एंड गेम था। आर्किटेक्ट अराजकता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मतलब? उसका असली मकसद पुराने सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करना है ताकि कुछ नया बनाया जा सके, शायद ऐसा कुछ जिसमें उसका नियंत्रण हो। ये ज्यादा सोचा समझा और खतरनाक इरादा है। तो जाहिर है पठान को वापस मैदान में उतरना पड़ता है। हाँ, और ये मिशन उसे दुनिया भर में ले जाता है। हांगकांग के चमकदार वित्तीय जिलों से लेकर साइबेरिया के बर्फीले वीरान बंकरों तक। लेकिन हर बार वो लेट पहुंचते हैं। बिल्कुल, हर कदम पर पठान और रुबाई को ये महसूस होता है कि वो आर्किटेक्ट से एक कदम पीछे चल रहे हैं। वो जहां भी पहुंचते हैं तबाही पहले ही हो चुकी होती है। और आर्किटेक्ट्स की रणनीति सिर्फ हैकिंग तक सीमित नहीं है ना? नहीं, और यही उसे और भी खतरनाक बनाता है। वो मनोवैज्ञानिक युद्ध का मतलब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का उस्ताद है। वो कैसे? वो पठान के अपने ही जासूसों के नेटवर्क में गलत जानकारी फैलाता है, उनकी भी शक पैदा करता है और भरोसे को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके पूरे नेटवर्क को पठान के खिलाफ कर देता है। अरे बाप रे! पठान को एहसास होता है कि वो सिर्फ एक हैकर से नहीं बल्कि एक शतरंज के ग्रैंड मास्टर से लड़ रहा है जो 10 चाल आगे की सोच रहा है। और इसी जांच के दौरान कहानी में एक बहुत ही व्यक्तिगत मोड़ आता है जो पठान को हिलाकर रख देता है। हाँ, ये वो पल है जो इस मिशन को पठान के लिए पर्सनल बना देता है।
क्या पता चलता है? जांच से पता चलता है कि आर्किटेक्ट जिस कोड का इस्तेमाल कर रहा है वो कोई नया कोड नहीं है, वो 10 को पुराना खारिज किया जा चुका एक रॉ प्रोटोकॉल है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये प्रोटोकॉल पठान के अपने पूर्व गुरु, उसके मेंटोर ने विकसित किया था। बिल्कुल, एक ऐसा प्रोटोकॉल जो देश की रक्षा के लिए बनाया गया था, आज दुनिया को तबाह करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और ये बात पठान पर एक गहरा अपराध बोध डाल देती है। लेकिन इसमें पठान का अपराध बोध क्यों है? प्रोटोकॉल तो उसके गुरु ने बनाया था, उसने तो नहीं। वो उसके लिए खुद को जिम्मेदार क्यों मानेगा? क्योंकि एक जासूस की दुनिया में विरासत और सम्मान बहुत मायने रखते हैं। उसके गुरु की बनाई तकनीक का गलत इस्तेमाल होना, वो इसे अपनी विफलता मानता है। अच्छा। ये उसकी ट्रेनिंग और उसके उसूलों पर एक धब्बा है। उसे लगता है कि शायद वो अपने गुरु की विरासत की रक्षा नहीं कर पाया। अब ये मिशन सिर्फ दुनिया को बचाने का नहीं, बल्कि अपने अतीत की एक गलती को सुधारने का भी बन जाता है। और पठान को ये एहसास होता है कि वो इस लड़ाई को अकेले नहीं लड़ सकता। उसे ताकत की नहीं, बल्कि एक ऐसे दिमाग की जरूरत है जो आर्किटेक्ट की तरह सोच सके। हाँ, उसे अपने जैसे किसी और की नहीं, बल्कि अपने से बिल्कुल अलग किसी की जरूरत है। और शायद इसीलिए उसे वीर जैसे किसी की जरूरत पड़ती है, जो पठान का बिल्कुल उल्टा है। मैदान में नहीं, बल्कि कीबोर्ड पर माहिर। सही पकड़ा आपने। वीर JOCAT की अगली पीढ़ी का प्रतीक है। वो एक बेमिसाल हैकर है, लेकिन सामाजिक रूप से बहुत अजीब। उसे इंसानों से ज्यादा मशीनों की भाषा समझ आती है। पठान उसे भर्ती करता है क्योंकि वो समझता है कि इस डिजिटल भूत से लड़ने के लिए उसे एक डिजिटल शिकारी की ही जरूरत पड़ेगी। तो वीर ही उनकी अकेली उम्मीद है जो आर्किटेक्ट को उसकी अपनी दुनिया में, यानी डिजिटल दुनिया में मात दे सकता है। हाँ। तो अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है, अंतिम टकराव। हाँ, क्लाइमैक्स। ये अरब रेगिस्तान के नीचे बने एक पुराने वीरान सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर में होता है। वाह। एक ऐसी जगह जो दुनिया की नजरों से छिपी हुई है, और यहीं पे आर्किटेक्ट की असली पहचान सामने आती है। और वो पहचान भी कोई आम आतंकवादी वाली नहीं है, जहां तक मैंने समझा। बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि वो एक वंचित जीनियस है, एक ऐसा इंसान जिसे सिस्टम ने हमेशा नजरअंदाज किया, जिसकी काबिलियत को कभी उसका हक नहीं मिला। अच्छा। उसके मन में खुफिया एजेंसियों के पुराने गार्ड यानी पठान और लूथरा जैसे लोगों के लिए गहरी नफरत है। वो उन्हें अतीत का अवशेष मानता है। तो उसका मकसद व्यक्तिगत है, लेकिन उसका तरीका पूरी दुनिया को तबाह करने वाला है। हाँ, वो अपना अंतिम सीक्वेंस लॉन्च करता है, एक ऐसा कमांड जो सिर्फ डेटा नहीं चुराएगा, बल्कि एक डिजिटल सर्वनाश लाएगा। वो दुनिया के सारे रक्षा, वित्तीय और संचार प्रणालियों को हमेशा के लिए मिटा देगा। मतलब एक बटन दबाते दुनिया वापस पाषाण युग में चली जाएगी। बिल्कुल। और यहाँ पर पठान एक बहुत बड़ी दुविधा में है। वो आर्किटेक्ट को हैकिंग में नहीं हरा सकता। ये बुद्धि और तकनीक की लड़ाई है, और इस मैदान में आर्किटेक्ट उससे मीलों आगे है। तो मतलब पूरी दुनिया का भविष्य एक सर्वर रूम में कैद है, और पठान के पास उसे हैक करने का कोई तरीका नहीं है। वो करता क्या है? वो वही करता है जो एक फौजी करता है। क्या? अगर तुम मशीन को दिमाग से नहीं हरा सकते, तो तुम मशीन को ही तोड़ दो। ये तो बहुत ही क्लासिक पठान मूव था। हाँ, ब्रूट फोर्स, लेकिन इस बार दिमाग के साथ मिलकर। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, बाहर रुबई आर्किटेक्ट की भाड़े की सेना को रोके हुए है। अंदर पठान और आर्किटेक्ट के बीच दिमागी जंग चल रही है। पठान समझ जाता है कि वो कोड को नहीं रोक सकता, लेकिन वो उस हार्डवेयर को नष्ट कर सकता है जिस पर वो कोड चल रहा है। तो वो सर्वर रूम को ही तबाह करने का फैसला करता है। हाँ। लेकिन अगर सर्वर नष्ट हो गए तो डेटा भी तो हमेशा के लिए चला जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ एक शानदार ट्विस्ट है। सर्वर को नष्ट करने से ठीक पहले पठान कॉम्स पर वीर को आखिरी निर्देश देता है। ओके। और वीर पठान के बनाए उस छोटे से मौके का फायदा उठाकर एक काउंटर कोड अपलोड करने में कामयाब हो जाता है। वाह। ये कोड एक डिजिटल ट्रोजन हॉर्स की तरह काम करता है। ये आर्किटेक्ट के हमले को सिर्फ रोकता नहीं, बल्कि उसे उलट देता है और सारी जानकारी को सुरक्षित कर लेता है। वाह। तो ये पठान की हिम्मत और वीर की तकनीक का एक मिलाजुला प्रयास था। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी की ताकतों ने मिलकर वो कर दिखाया जो कोई अकेला नहीं कर सकता था। बिल्कुल। ये इस कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। तो खतरा टल गया है, दुनिया बच गई है और आर्किटेक्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अब आता है। हाँ, जाने से पहले आर्किटेक्ट एक बहुत ही भयावह चेतावनी देता है। वो पठान पर हंसता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये सब मैंने अकेले किया? मैं तो बस एक मोहरा था। क्या? वो बताता है कि उसके सारे कामों को एक सुप्रीम काउंसिल द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। एक मिनट, मतलब अब तक जो भी हुआ, जिम के हमले से लेकर आर्किटेक्ट की डिजिटल तबाही तक, वो सब किसी और की बड़ी साजिश का हिस्सा था?
ये तो पूरी बाजी पलट देता है। बिल्कुल। और ये सुप्रीम काउंसिल कोई छोटा मोटा आतंकवादी गुट नहीं है, ये एक वैश्विक आपराधिक सिंडिकेट है। बाप रे। एक ऐसी रहस्यमयी संस्था जिसका मानना है कि राष्ट्र राज्य यानी देशों की सरकारें अब पुरानी और अप्रासंगिक हो चुकी हैं। ये तो कोई आतंकवादी संगठन नहीं, बल्कि एक कॉर्पोरेट बोर्ड मीटिंग की तरह लग रहा है जो दुनिया चला रही है। आपने सही समझा। उनका मकसद हंगामा मचाना नहीं, बल्कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है, जहां देशों की सरकारें नहीं बल्कि उनके जैसे सिंडिकेट्स का राज हो। इससे तो स्पाई यूनिवर्स का दायरा अचानक बहुत बड़ा हो जाता है। अब लड़ाई किसी एक देश या संगठन से नहीं, बल्कि एक पूरी विचारधारा से है। बिल्कुल। और कहानी का अंतिम मोड़ जो इसे एक जबरदस्त क्लिफहैंगर पर छोड़ता है। आर्किटेक्ट कबूल करता है कि काउंसिल का अगला कदम पहले से ही तय है और उनकी नजरें अब स्पाई यूनिवर्स में पठान के सबसे करीबी और शायद सबसे खतरनाक सहयोगी पर हैं। पठान को सोचने में एक पल भी नहीं लगता। वो तुरंत समझ जाता है कि अगला निशाना कौन है। टाइगर। और स्क्रीन काली हो जाती है क्योंकि पठान टाइगर को चेतावनी देने के लिए फोन करने दौड़ता है। ये दो सबसे बड़े जासूसों के बीच एक अंतिम टकराव या शायद एक अभूतपूर्व सहयोग की भूमिका तैयार करता है। तो ये सब जानने के बाद इसका मतलब क्या निकलता है? ये कहानी सिर्फ एक एक्शन फिल्म का प्लॉट नहीं है। ये पठान के किरदार और पूरे स्पाई यूनिवर्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकास को दर्शाती है। हाँ, हमने देखा कि खतरा कैसे विकसित हुआ। पहले जिम जैसा एक शारीरिक दुश्मन था जिसे आप देख सकते थे, जिससे आप लड़ सकते थे। बिल्कुल। फिर वो बदलकर आर्किटेक्ट जैसा एक बौद्धिक अदृश्य दुश्मन बन गया। और अब यह खतरा एक अदृश्य वैश्विक संगठन सुप्रीम काउंसिल के रूप में और भी बड़ा और जटिल हो गया है। एक ऐसा दुश्मन जो मानता है कि पठान और टाइगर जैसे लोग जिस दुनिया की रक्षा कर रहे हैं वो दुनिया ही खत्म हो जानी चाहिए। तो ये थी पठान 2 द साइलेंट कोड की इस संभावित कहानी की परतें, जो एक्शन से आगे जाकर आज के दुनिया के खतरों पर भी एक टिप्पणी करती है। यहां श्रोताओं के सोचने के लिए एक अंतिम सवाल है। स्रोत सामग्री पठान और टाइगर के बीच टकराव का संकेत देती है, लेकिन क्या होगा अगर सुप्रीम काउंसिल का असली मकसद उन्हें एक दूसरे से लड़वाना नहीं, बल्कि उन्हें एक ऐसे असंभव दुश्मन के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए मजबूर करना हो? ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। दो सबसे बड़े जासूस एक साथ, एक ऐसी ताकत के खिलाफ जिसे कोई अकेला नहीं हरा सकता। और इससे भी बड़ा सवाल यह है, एक नायक क्या करता है जब वो जिस व्यवस्था की रक्षा कर रहा है उसी व्यवस्था को उसका नया दुश्मन पुराना और अप्रासंगिक मानता है? जब लड़ाई सिर्फ देश बचाने की नहीं, बल्कि उस विचार को बचाने की हो कि देशों का अस्तित्व होना भी चाहिए या नहीं। यह एक ऐसा सवाल है जो इस यूनिवर्स के भविष्य को और भी जटिल और दिलचस्प बना देता है।